दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 27 दिसंबर 2020 को एनसीएल का एग्ज़ाम हुआ है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का, जो आईटीआई ट्रेनी थे उनका। तो दोस्तों इसमें टेक्निकल यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित कुल 70 क्वेश्चन आए थे। तो हम इस पेपर को दोस्तों दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आपको 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 36 से लेकर 70 तक क्वेश्चंस पर बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और स्टूडेंट देख नहीं सकते पूरी तरह से। इसलिए हम छोटा करके दो पार्ट में वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। आप दोनों पार्ट को ज़रूर देखें। यदि आप इस पहले पार्ट को देख रहे हैं तो दूसरे पार्ट को भी ज़रूर देखें। अब दोस्तों थोड़ा सा पेपर की ओवरव्यू पर मैं बात करूँ तो देखा जाए तो ये पेपर कंपटीशन एग्ज़ाम का था ही नहीं। कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता कि आपने किसी भी एक टॉपिक से उठाया और दे दिया, क्योंकि इसमें सारे ट्रांसफॉर्मर से संबंधित क्वेश्चन दे दिए, बहुत मैक्सिमम उसी में से दिए। फिर ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन उनमें से दे दिया। बहुत सारे हमारे चैप्टर और भी थे, उनमें से पेपर दिया जा सकता था, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम है, जिसमें से दे दिया उसमें से दे दिया। हम ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर बात करते हैं। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देखना। आप मिलान कर लो, आप क्या करके आए हो, आपके कितने सही हो रहे हैं। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा शॉर्ट सर्किट सबसे खतरनाक शॉर्ट सर्किट होता है। थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा होगा दोस्तों, क्लियरिटी नहीं है पेपर की, फिर भी आप समझ सकते हैं क्योंकि मैं पूरे ऑप्शन बता दूंगा। सबसे खतरनाक शॉर्ट सर्किट होता है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं डेड शॉर्ट सर्किट। बी ऑप्शन की ओर आपको जाना था। हालांकि वैसे तो डेड शॉर्ट सर्किट है ना, लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट को ही कहा जाता है। यानी जैसे आर और वाई का आपस में शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तो ये डेड शॉर्ट सर्किट ही कहलाता है। लेकिन फिर भी अब इन्होंने यहाँ ऑप्शन तो दिया था लाइन टू लाइन शॉर्ट का, लेकिन हमें फिर भी बी ऑप्शन की ओर जाना होगा, डेड शॉर्ट सर्किट करना होगा। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि एक ट्रांसमिशन लाइन में यदि बूस्टर ट्रांसफार्मर का यूज करना हो तो वो कहाँ लगाएंगे। देखिए दोस्तों, बूस्टर जो होता है ना, उनका काम होता है वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करना। यानी लाइन आ रही थी, उसमें ड्रॉप हो गया, तो उस ड्रॉप को कंपनसेट करना था, मेंटेन करना था। तो सीधी सी बात है, हम मिडल पॉइंट पर ही लगाएंगे, इंटरमीडिएट पॉइंट पर लगाएंगे, सी ऑप्शन रहेगा। और अगला इसमें थर्ड क्वेश्चन था कि जो हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस पर यूज किए जाने वाले इंसुलेटर होते हैं ना, उनको कैसे टेस्ट करना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैंने पहले करवाया ज़रूर था इस तरह का, शायद आपको याद नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन तो सी रहेगा। पावर फ्रीक्वेंसी पर भी उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए और इम्पल्स टेस्टिंग भी उसका किया जाना चाहिए। इम्पल्स टेस्टिंग जो होती है ना, आवेग और संवेग दो होते हैं, उनके बारे में ये होता है। सी ऑप्शन की ओर हमें जाना होगा। अगला हमारा सवाल है कि विद्युतरोधी पदार्थ की विद्युतीय विकार शक्ति निम्न में से किस पर निर्भर करती है। यानी इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो होती है ना किसी भी अचालक की, तो अचालक की जो इंसुलेशन सीमा होती है वो किलोवोल्ट प्रति एमएम में होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में यदि बात करें, या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज की हम बात कर लें तो वो किलोवोल्ट में होती है, राइट। तो ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज पर, इंटरफेक्शन इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी उस पैरामैग्नेटिक पदार्थ में कितनी कमियां थी, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी दबाव, तापमान, नमी, इन सब पर डिपेंडेड होगा। डी ऑप्शन अपने इसमें सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से किस गैस का उपयोग विद्युतीय उपकरणों विद्युतरोधी पदार्थ के रूप में, तो सबको याद होगी ना, SF6 सर्किट ब्रेकरों में यूज होती है कि नहीं। सल्फर एक्सा फ्लोराइड इसका पूरा नाम था। आई थिंक ये तो आपका सही हुआ होगा जितने भी भाई पेपर देकर आए हैं। अगला सवाल, एक पावर प्लांट में एक रिजर्व जनरेटिंग क्षमता जो ऑपरेशन में है लेकिन सर्विस में नहीं है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए, जो इस सर्विस वाले की बात की जाए, ये सवाल ये कह रहा है कि पावर प्लांट था, उसमें हमने क्या कर रखा है कि रिजर्व में ले रखा है जनरेटिंग कैपेसिटी को, यानी जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उसको चला लेंगे, अभी नहीं चल रहा तो उसको हॉट रिजर्व कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो इसमें हमें ए ऑप्शन की ओर जाना है, हॉट रिजर्व सही रहेगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लाइटनिंग स्ट्रोक सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। देखिए, सीधा जो चालक तार पर आता है ना, वो तड़ित का प्रभाव सबसे अधिक खतरनाक होता है। यानी जो आकाशीय बिजली का सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से चालक पर, लाइन के चालक पर जो प्रभाव पड़ता है ना, वो सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट एक इफेक्ट लाइन पर आता है
और लाइन से जुड़े इक्विपमेंट पर आता है। आपने देखा होगा कई बार न्यूज आती है ऐसे कि ओवर वोल्टेज के कारण घरों में इक्विपमेंट जल गए, ये सीधा वहीं उसी लाइटनिंग का ही इफेक्ट होता है। अगला सवाल, एक ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था, यदि आप हमारे लगातार टच में रहे हो तो ए ऑप्शन सही रहेगा। वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों के मान में जब वृद्धि होती है तो लाइन की एफिशिएंसी बढ़ती है। अगला हमारा सवाल, जब एसी एक चालक से गुजरती है तो सतह प्रभाव के कारण, स्किन इफेक्ट के कारण क्या होता है कि बाहरी सतह पर अधिक, मध्य भाग पर कम धारा चलती है, यानी कोर की अपेक्षा सरफेस पर धारा अधिक चलती है। इसे त्वचा प्रभाव कहते हैं और इसके बारे में मैंने कल ही आपसे क्वेश्चन पूछा था। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में 800 टर्न है, सेकेंडरी में 200 टर्न है। 100 वोल्ट का इसे सप्लाई दिया गया, वोल्ट प्रति टर्न की गणना कीजिए। देखो दोस्तों, वोल्ट प्रति टर्न का मतलब होता है वोल्ट बटे टर्न, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी का हमेशा बराबर होता है, ठीक है ना, इसलिए किसी का भी निकाल दो उत्तर एक बराबर ही आता। हमें देखिए क्या दिया हुआ है, प्राइमरी की वोल्टेज दिया हुआ है, क्योंकि 100 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं ना, अप्लाई कर रहे हैं तो वो किसका माना जाता है, प्राइमरी का ही, और प्राइमरी में टर्न कितने हैं 800, 1/8 करना था, उत्तर डी आएगा। ये जिसका भी पेपर है सी कर रखा है इन्होंने, ये गलत है, डी आएगा, 0.125 आएगा। आप सेकेंडरी का भी करके देख लीजिए चाहे तो। 100 वोल्ट प्राइमरी में है तो सेकेंडरी में वोल्ट कितने होंगे 25, 25/200 करके देखो 1/8 ही आ रहा है, ठीक है ना। ये मैंने बहुत बार करवाया था, वोल्ट प्रति टर्न, टर्न प्रति वोल्ट दोनों करवाए थे मैंने, ठीक है ना। हाँ, यदि टर्न प्रति वोल्ट होता ना तब इसका मान 8 आता, ठीक है। ये तो वोल्ट प्रति टर्न पूछ रहा है ना, टर्न प्रति वोल्ट होता तो उत्तर 8 होता। अगला सवाल, एक चालक का प्रभावी प्रतिरोध उसके ओमिक प्रतिरोध के बराबर होगा कब भाई, जब लाइन डीसी करंट ले जा रहा हो। डीसी करंट बोलें तो डी ऑप्शन आएगा। करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन द कंडक्टर क्रॉस सेक्शन, यानी चालक के क्रॉस सेक्शन में धारा का घनत्व एक समान रूप से वितरित हो तो वह प्रभावी प्रतिरोध उसका ओमिक प्रतिरोध ही होता है। एसी में ऐसा नहीं होता है, एसी में क्या होता है मान, प्रभावी प्रतिरोध जो है वो ओमिक प्रतिरोध से अधिक होता है, इसका कारण स्किन इफेक्ट था, ठीक है। अगला सवाल पूछा इसमें, स्किन इफेक्ट किस बात पर निर्भर करता है, तो ये तो सबका सही हुआ होगा मेरे हिसाब से, डी आएगा। साइज ऑफ द कंडक्टर, फ्रिक्वेंसी ऑफ द करंट, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, यानी चालक का आकार के सतह पतले चालकों में कम, मोटे चालकों में अधिक होता है, और फ्रिक्वेंसी के समानुपाती है, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी त्वचा प्रभाव उतना ही अधिक होगा, और पदार्थ की रेजिस्टिविटी पर भी आएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइन में कैपेसिटेंस प्रभाव को उपेक्षित कर देते हैं, नेगलेक्ट मानते हैं, कब मानते हैं भाई, जो लो ट्रांसमिशन होती है, शॉर्ट बोलते हैं ना जिसको, लो निम्न क्षमता वाली। 3 तरह की ट्रांसमिशन लाइन होती है, शॉर्ट ट्रांसमिशन, मीडियम ट्रांसमिशन और लॉन्ग ट्रांसमिशन। तो जो शॉर्ट वाली होती है वो 80 किलोमीटर तक की लाइनें होती है, और इनमें हम केवल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को ही लेते हैं, कैपेसिटेंस प्रभाव को यहाँ लेते नहीं है, क्योंकि कैपेसिटी जो है वो लाइन की लंबाई के साथ बढ़ती जाती है, तो लंबाई जब कम हो तो इतना ज़्यादा प्रभाव होता नहीं, इसीलिए इनमें फेरेंटी प्रभाव को भी नगण्य मानते हैं। अगला जो सवाल था वो ओवरहेड लाइन का सर्ज इम्पिटेंस था। दोस्तों बहुत बार मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं वो अच्छे से कर सकते हैं। ओवरहेड लाइनों का सर्ज इम्पिटेंस 100 से 200 ओम लिया जाता है, वहीं केबलों का जो रेजिस्टेंस होता है ना सर्ज इम्पिडेंस, वो 50 से 60 ओम लिया जाता है। आपको इसका सी उत्तर करना था, 100 से 200 ओम। अगला सवाल था, पिन इंसुलेटर कहाँ तक यूज करते हैं, तो 33 किलोवोल्ट तक यूज करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। उम्मीद है ये सबका सही हुआ होगा, अच्छा है, हमने बार बार करवाया था। कोरोना कब जनरेट हो जाता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो होता है ना, मैंने बताया भी था, कल रात को ही करवाया था ये तो जब लाइन वोल्टेज का मान 30 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर से अधिक होता है तो चालक तार के चारों ओर की एयर ब्रेकडाउन हो जाती है और वहाँ पर कोरोना उत्पन्न हो जाता है। अगला सवाल था कि यदि ट्रांसमिशन लाइन जो है वो 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा ट्रांसमिशन करनी हो तो वोल्टेज का मान कितना होना चाहिए। 220 kV और 400 kV की लाइनें होती है दोस्तों लंबी दूरी के लिए, अपने यहीं सूरतगढ़ थर्मल से निकल रही है तो 220 kV और 400 kV की लाइनें जा रही है। अगला है कि लीटज वायर्स जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी के लिए काम में लेते हैं वो क्यों लेते हैं। साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग आंसर है इसका। देखो
पहले तो ये बता दूं, लीटेज वायर का मतलब जो है ना वो है स्प्रिंग की आकृति, ठीक है ना। कॉइल को एक स्प्रिंग स्पाइरल कंडीशन दे करके इस तरह से रोल बनाया हुआ होता है, उसको बोलते हैं लीटेज वायर। अब वैसे तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काम में लेते हैं तो रेडियो इंटरफेरेंस को भी घटाता है, लेकिन फिर भी इसका राइट आंसर जो है ना वो स्किन इफेक्ट ही माना जाता है साथियों। तो ऑफिशियल आंसर की आएगी तब अपन मैच करवा लेंगे वो क्या मानते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन वैसे स्किन का ही सही दिया हुआ मिलेगा आपको मोस्टली। फिर भी अगर आप डी करके आए हैं तो चांसेज है आपका, लेकिन बी और डी में से ही करना था उत्तर, तो ये कन्फर्म है। बी और डी के अलावा आपने कुछ भी किया है तो वो सही होने के चांसेज अपने कम होंगे। अगला जो अपना सवाल है वो है कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, तो क्वेश्चन अपना ये है कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए क्या किया जाता है। देखो फ्रिक्वेंसी पर ही स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है, तो वहाँ पर जो कंडक्टर होते हैं वो कॉपर ट्यूब विद सिल्वर प्लेटिंग होगा, सी ऑप्शन करना है। चांदी की परत चढ़ी हुई तांबे की ट्यूब का यूज करते हैं, ट्यूब यानी होलो कंडक्टर हो गया, खोखला चालक होता है ट्यूब का मतलब, और उन पर यानी कॉपर की खोखली ट्यूब थी और उनके ऊपर चांदी की कोटिंग होती है। इसमें आपको सी ऑप्शन की ओर जाना था। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में रिले पूछा था भाई, तो महो रिले आएगा इसमें, ठीक है ना। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में महो रिले ऑप्शन की ओर जाना है अपन को, ए ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ACSR चालक में स्टील तार का कार्य क्या है, तो ये तो सबका सही होगा, अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना इसका काम होता है। अगला हमारा सवाल है कि बूस्टर सामान्यतः क्या होता है। देखिए मूल रूप से बूस्टर ट्रांसफार्मर ही होते हैं। कैसे भाई, अगर आपने इसी पेपर का नंबर 2 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा हो तो आप इसका उत्तर कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा है कि ट्रांसमिशन लाइन में यदि बूस्टर ट्रांसफार्मर, मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांसफार्मर है वो एज ए बूस्टर वर्क करता है अपने, क्योंकि बूस्टर का मतलब वर्धक होता है। डीसी में तो हालांकि डीसी सीरीज जनरेटर होता है बूस्टर के रूप में, लेकिन एसी में जो ट्रांसफार्मर है वही बूस्टर के रूप में होता है वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट होता है ये कॉपर लॉस किसका देता है, तो ये हमेशा पूर्ण भार के कॉपर लॉस का ही होता है, ध्यान रखना। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक टेस्ट और डीसी मोटर का ब्रेक टेस्ट ये हमेशा फुल लोड टेस्ट के बराबर होते हैं, फुल लोड के बराबर होते हैं हमेशा। इसलिए जो कॉपर लॉस है वो पूर्ण भार पर कॉपर लॉस के बराबर माना जाएगा ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट का। अगला सवाल है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको बढ़ाते हैं, तो वोल्टेज को बढ़ाते हैं, करंट को कम करते हैं। पावर फैक्टर और फ्रिक्वेंसी और पावर तो कांस्टेंट है, जबकि पावर फैक्टर जो है वो लोड पर डिपेंडेड होता है। एक देखिए ये 25वां क्वेश्चन, इसमें हम लोग ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं, जब इसका आंसर की आएगा तब अपन बात करेंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है। पहला तो ये है कि सेकेंडरी के जो टर्न होते हैं वो प्राइमरी के टर्न से कम होते हैं, तो ए ऑप्शन सही है। लेकिन साथ ही ये देखो कि सेकेंडरी का जो करंट है ना वो प्राइमरी के करंट से अधिक होता है, तो ये भी सही उत्तर है। ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन जो होता है वो वोल्टेज के अनुसार होता है। स्टेप डाउन का मतलब है कि ये ट्रांसफार्मर ऐसा है कि वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है, कम कर रहा है, तो करंट ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में V/I का मान बराबर आएगा। यदि V कम हुआ है तो I इंक्रीज होगा, तभी तो V/I मान एक बराबर आएगा। तो इसमें ए और डी दोनों सही है, हम ऑब्जेक्शन इसमें लगाएंगे जब इसकी आंसर की ऑफिशियल अपडेट के लिए आएगा। अगला सवाल, हाई फ्रिक्वेंसी के ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनकी कोर फेराइट धातु की होती है, ठीक है, और हाई पावर वाले जो होते हैं उनकी सिलिकॉन स्टील की होती है। इसका तो सी आंसर रहेगा, और पहले भी अपन कई बार कर चुके हैं, वैसे ईजी भी है। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट क्या किस लिए होता है, कोर लॉस के लिए होता है। सिंपल सा है ना, लोहे हानियों के लिए होता है। सवाल 28वां बहुत अच्छा था भाई, ये कह रहे हैं कि ठोस विद्युतरोधी जो पदार्थ होते हैं उनकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो ब्रेक डाउन होगा वो कैसे आएगा। सी उत्तर सही रहेगा दोस्तों, कि मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड, वैद्युतिक क्षेत्र के द्वारा जो एक यांत्रिक प्रतिबल लगाया जाता है उससे उसकी मैकेनिकल ब्रेक डाउन होगी वैल्यूएशन। सी उत्तर इसका सही रहेगा। दोस्तों 29वां क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा क्वेश्चन है ये, आप सर्च कीजिएगा नेट पर, आपको इसके कई एग्जाम्पल मिलेंगे। देखिए इनमें क्या कमी दी है, इन्होंने फ्लक्स का मान नहीं दिया, समझ रहे हो आप, फ्लक्स का मान आपको नहीं दिया,
फ्लक्स का चलो हम कैलकुलेट कर लेते बी इंटू ए से, तो फ्लक्स घनत्व का नहीं दिया, एक अधूरी बात। चलिए हम फ्लक्स का मान वैसे निकाल देते समीकरण से, क्योंकि हमें सेकेंडरी साइड का वोल्टेज दे रखा है और सब कुछ दे रखा है। तो हम E2 बराबर 4.44 5FN से सेकेंडरी के टर्न का यूज करते हुए हम फ्लक्स का पता लगा सकते थे, लेकिन हमें सेकेंडरी के टर्न भी नहीं दिए। यानी इस क्वेश्चन में या तो बी का मान दे देते तो हम फाई कैलकुलेट कर लेते, या फिर सेकेंडरी साइड के टर्न दे देते तो हम इसका आंसर बता सकते थे। और इसका डायरेक्ट अभी फ़िलहाल कोई तरीका मुझे नहीं लग रहा, अगर मिला तरीका तो आप तक इसका सॉल्यूशन अगले पार्ट में ज़रूर हम उपलब्ध करवा देंगे। सबसे पहले इसी को करवाएंगे अगर सॉल्यूशन मिल जाएगा तो। नेक्स्ट सवाल तो सिंपल सा ही है। 100 वोल्ट AC सप्लाई से ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है, प्राइमरी में 800, सेकेंडरी में 200 टर्न। सीधा सीधा है, 1/4 हो गया ना, तो वोल्टेज को 1/4 कर दो, 25 वोल्ट उत्तर आएगा। ये तो सबका सही है, क्योंकि जिसकी आंसर की है उसका ही सही हो रहा है। अगला सवाल था 25 kVA का ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज रेशो 3.3 किलो वोल्ट 400 वोल्ट का है, प्राइमरी सेकेंडरी करंट ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हमें सिंगल फेज 3 फेज तो बताया नहीं ना, इसलिए आप I बराबर P/V का फॉर्मूला यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। पावर के लिए 25 kVA रखें तो वोल्टेज को 3.3 किलो वोल्ट रख देना, उत्तर आ जाएगा 7.58। एक आंसर आएगा और दूसरा आएगा 62.5। उत्तर अपना इसका भी सही रहेगा और ये मुझे लगता है आपका भी सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की कोर लेमिनेट करने से क्या घटेगा? एडी करंट लॉस केवल कम होगा भाई, मैं बाकी ऑप्शन की ओर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हीट लॉस जो है ये कॉपर लॉस को ही बोलते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस जो है ये कोर पर डिपेंड करता है, कोर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। इसलिए हम इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन की ओर ही जाएंगे। ये डी करके आए हैं, इनका मैं गलत मान रहा हूँ, बी सही माना जाएगा, एडी करंट हानि आएगा। और अगला सवाल, ट्रांसफार्मर में लोहे हानियाँ कहाँ होती है? तो लोहे हानियाँ कोर में उत्पन्न होती है, जबकि कॉपर हानियाँ वाइंडिंग में उत्पन्न होती है। अगला सवाल, नो लोड पर ट्रांसफार्मर में कौन सा ह्रास नगण्य होगा? देखिए कॉपर लॉस जो है वो भार पर निर्भर करता है। जब ट्रांसफार्मर में लोड ही नहीं है तो कॉपर लॉस नहीं माना जाएगा, सी उत्तर इसका सही रहेगा। और नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस कहाँ होता है? तो कॉपर लॉस वाइंडिंग में होता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कोई सवाल होते हैं क्या? कोर लॉस कहाँ होता है ये भी पूछ लिया, कॉपर लॉस कहाँ होता है ये भी पूछ लिया, शून्य भार है उस पर कौन सा भार लॉस शून्य होगा? तो ये तो एक ही टॉपिक में से क्वेश्चन हो गए सारे के सारे। चलिए फिर भी दोस्तों इस पार्ट में हम 35 क्वेश्चन ही करेंगे, सेकंड पार्ट का आप इंतज़ार कीजिए, जल्द ही वो भी आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इन 35 में से मिलान कर लो आपके कितने सही हो रहे हैं, कमेंट करके हमें आपका स्कोर ज़रूर बताना कि इन 35 में से आपके कितने बन रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, आगे अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।